स्वागत है आप सभी का गरुड़ा कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। और आज से हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, पंचपक्षी शास्त्र। इस सफर की शुरुआत करने से पहले एक बार आपस में इंट्रोडक्शन हो जाए, इससे आइडिया लग जाए कौन क्या करते हैं, कहाँ से हैं। क्योंकि 10 दिन का सफर है, लंबी जर्नी है, और जर्नी में जितने घुल मिल के रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले ज्वाइन किया था बीना जी ने। बीना जी आप हैं? प्रेम जी आप स्टार्ट कीजिए। ये से आपने बोला मेरा नाम प्रेम है। दिल्ली से हूँ। काफी ईयर से मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ। और राइट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स मैंने ट्राई करके देखे हैं। पंचपक्षी मेरा एक बहुत फेवरेट सिस्टम रहा हुआ है। सो मैं स्पेसिफिकली इसके लिए मैंने कोयम्बतूर ट्रैवल किया, जाके जहाँ पे आर्ट एक्चुअली प्रैक्टिस किया जाता है, वहां जाके मैंने देखा वो कैसे इस पे प्रश्न लगाते हैं। और ये मेरा एक बहुत टाइम से एक इंटरेस्ट रहा है कि मैं इसको और डीपली जानना चाहता हूँ। बिकॉज ये पूरा तत्वों के ऊपर आधारित है और मेरा मतलब एक इंटरेस्ट है इसमें। इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया सर। ओके, तो वहां पर आप जब गए तो कोयम्बटूर में क्या आपने, मतलब एक थोड़ा सा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर पुलिपानी आश्रम में ये इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो वर्बल टीचिंग है, गुरुकुल करें। टीचिंग है। वहाँ बाई जिसे कहते हैं कि वो आपको ऐसे कोई रिटर्न मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो शायद ओल्ड तमिल मैन्युस्क्रिप्ट है जो यूज करते हैं। बट वहां पे क्या है कि जस्ट बेसिस ऑफ आपका ब्रेथ और पंचपक्षी जो उस टाइम पे चल रहा होता है उसके बेसिस पे वो आपको प्रिडिक्शंस देते हैं। तो राइट। वो एक स्पेसिफिक सिद्धा ट्रेडिशंस के अंदर है और वो ओरल ट्रेडिशंस पे ही उसका ये करते हैं, प्रीच करते हैं। कितना टाइम आपने वहाँ स्पेंड किया रफली अराउंड, मतलब कितने दिन आप आई रहे? मैंने स्पेंड किया 2 डेज उस टाइम पे। दिस इज समवेयर ऑन 10 years बैक। तो एंड मतलब काफी नाम है, मतलब पुलिपानी जी ने मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं हम्म। जिसको वो लोग प्रैक्टिस करते हैं ओरल ट्रेडिशंस में कि उसमें कैसे प्रिडिक्शन, मतलब हमारा प्रिडिक्शन का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने वहीं से सीखी हैं, तो इसलिए मेरे को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। थैंक तो जो 2 दिन आप वहाँ पे रहे, आपको लगा कि जो प्रिडिक्शंस या जो कुछ भी आपने वहाँ पे किया वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है? बहुत मतलब जो प्रिडिक्शंस मैंने देखा और जो वहां पे जो लोग आए थे जिनको उन्होंने प्रिडिक्शंस दिया ना वो बहुत एक्यूरेट थे। इन द सेंस वो ब्रेथ को देखते हैं, वो उस टाइम पे तत्व चल रहा होता पंचपक्षी, तीनों को जोड़ के प्रिडिक्शंस निकालते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं उसमें खाली हम पंचपक्षी पे फोकस कर रहे हैं, बट वहां पे जो वो करते हैं वो बहुत होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी है। उसमें हम्म। मतलब मेंटल कैलकुलेशन, उनको लगन क्या है पता चलता है। उनको ब्रेथ कौन सा चल रहा है ये पता चलता है। उनको तत्व, उस ब्रेथ में कौन सा तत्व है और जो पंचपक्षी का तत्व है, उसको रख के बता। जैसे कुछ लोग जो सामने है उनको ये भी बताते हैं कि आपका बच्चा होगा, मेल चाइल्ड होगा, इतने महीने में हो जाएगा, आप सेफली एक्यूरेसी होगा। मेल फीमेल जेंडर भी, राइट। यस, करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम पंच पक्षी आप किस किस मॉडलिटीज में डील करते हैं? मैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में लास्ट अब 5-8 ईयर से मैंने ज्यादा कंसंट्रेट करना शुरू किया है। इससे पहले मैं प्योरली केपी ही प्रैक्टिस करता था। केपी ही मेरा इंटरेस्ट था। मैंने स्वामी ओमकार हैं कोयम्बतूर से, उनसे केपी सीखा। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में वापस आया ड्यू टू वन मिस्टर गुरुमूर्ति। जीएमपी बोल के एक सिस्टम उन्होंने सेटअप किया था, तो उसको लेके मैं वापस आया। अब मैं ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ। वेलकम सर। थैंक अश्विन जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं अश्विन गायकवाड़, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। जी। और मेरे को ये ऑक्कल्ट में मतलब लाइक बचपन से ही इंटरेस्ट है। तो मैं वेरियस एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर स्पिरिचुअलिटी में जैसे मेडिटेशंस वगैरह हो गया, वैसे क्लासेस में करते रहता हूँ। और ये पंचपक्षी मतलब मेरे को इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब टाइमिंग का वगैरह कुछ ये नहीं है ना, इशू नहीं है। थोड़ा हम्म। आगे पीछे टाइमिंग हो गया फिर भी अपन लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया पंचपक्षी का। तो अभी आप एज ए प्रोफेशनल स्पिरिचुअल में ही हैं प्रोफेश या? प्रोफेशनली सर मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मीन्स लाइक उसमें मेरा करियर बनाना चाहता हूँ। ओके। ये इन जनरल मेरे लिए खुद के लिए या फिर कोई फैमिली मेंबर्स के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, ऐसा मेरे दिमाग में चल
अगर नेवर नो फ्यूचर में क्या हो सकता है, शायद फ्यूचर में ये भी मैं करियर चूज कर लूँ, क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है जी जी। बेसिकली। चलिए, वेलकम जी, वेल। थैंक यू। प्रभात पांडे जी। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रभात पांडे है। जी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लेकिन अब अपना ज्यादा समय मैं ऋषिकेश में बिताता हूं अपने एक मित्र के आश्रम में। और मैं पिछले 30 साल से वैदिक ज्योतिष में ही काम कर रहा हूं। 2 बार पंच पक्षी का कोर्स मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से किया है, उनका नाम लेना नहीं चाहता, बट मेरे कोई बहुत पल्ले नहीं पड़ा, मुझे बहुत समझ में नहीं आया। तो जब आपका कोर्स कंटेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए और सीखने की कोशिश करना चाहिए आप जैसे किसी समर्थ गुरु से। यही मेरा परिचय है सर। वेलकम जी। तभी आप एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं लास्ट जी 30 सर। ईयर, जी जी जी। ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, अपने मित्र का आश्रम है तो 10 दिन 15 दिन के लिए आता हूँ सर। अभी जैसे श्री आया था, प्रोफेसर शशि साहब भी आए थे, तो मैं आ जाता हूँ 10 दिन के लिए यहाँ पे। मेरा मन लगता है माँ गंगा के किनारे। बहुत बढ़िया बात। चलिए, मोस्ट वेलकम। डीएम सर, आपका पूरा नाम एक बार प्लीज बताइएगा। सर दीनबंधु महाराणा है। मैं जी। भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। राइट। मेरे को एस्ट्रोलॉजी का कुछ ऐसे सर ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये कोर्स देख के इसके बाद वैदिक करूँगा करके सोचा हूँ। तो पंच पक्षी से स्टार्ट करता हूँ सर। तो एस्ट्रोलॉजी में ये आपका फर्स्ट कोर्स है या पहले कर चुके हैं ऑलरेडी कुछ? नहीं, कुछ नहीं किया सर। ये फर्स्ट कोर्स है। ये सर, इसके एंड बाद वैदिक प्रोफेशन स्टार्ट आप करूँगा क्या कर। करते हैं अभी? मैं एक कंपनी में हूँ सर, एसीए में हेड हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में। यस सर। वेलकम, वेल। थैंक यू सर। भूपिंदर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपने बारे में कुरुक्षेत्र। बताएं भूपिंदर जी, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी, भूपेंद्र सिंह। जी हरियाणा में कुरुक्षेत्र। जी जी जी। और मैं जो है वैदिक और लाल किताब करता हूँ जी। और प्रश्न कुंडली वगैरह में काफी इंटरेस्ट है जी। ओके, और कितने टाइम से कर रहे हैं ये? प्रश्न का तो मैं हो गए होंगे 10-15 साल करते ही। ओके। बाकी ये कंटेंट देख के मतलब ये मेथड ही मैं देखना चाहता हूँ। वैसे इसके बारे थोड़ा बहुत नॉलेज है वैसे, लेकिन ये कंटेंट में डिटेल देखी तो इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा बना जी। मोस्ट वेल। क्योंकि जो लोग कराते हैं ना, वो 1-2 दिन का ही छोटा मोटा कराते हैं कोर्स। जी जी जी। तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं होती जितनी आपने कंटेंट में बताई है। जी जी। तो इससे मेरे को ये लगा भी आप काफी इसमें नॉलेज हमें प्राप्त होगा जी। मोस्ट वेलकम जी। हाँ जी। रेणु शर्मा जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी रेणु जी। मैं जयपुर से हूँ सर। और मेरा इंटरेस्ट इस तरह की विद्याओं में काफी है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हीलिंग करती हूँ, प्राण चिकित्सक हूँ। ओके। और कई सारी चीजें मैंने सीखी हैं जीवन में। तो और सीखने का अभ्यास मेरा कभी खत्म नहीं होता, हमेशा मन करता है कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। जी जी जी। तो जिज्ञासा के होने के कारण ये कर रही हूँ। ऐसा कभी सीखा नहीं कुछ इस टाइप का जो अभी आपसे सीखने जा रहे हैं। ऑकल्ट में और और क्या किया हुआ है आपने? मैं रुद्राक्ष में डील करती हूँ, और आपका ये वैदिक न्यूमरोलॉजी और प्राण चिकित्सा करती हूँ। मेरा जो मेन काम है वो प्राणी हीलिंग है। वो प्राणी नहीं। और मैं मेडिटेशंस लोगों को सिखाती हूँ। ठीक है जी। इस तरीके का मेरा वर्क है। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। कुशांगी जी। जी गुरु जी। जी। मेरा नाम कुशांगी है। मैं अभी 3 इयर्स से इस फील्ड से जुड़ी हूँ, अकल्ट की फील्ड से। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जो भी अच्छा टॉपिक आता है उसको मुझे लर्न करना होता है। और पंच पक्षी मैं काफी टाइम से सीखने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं जुड़ नहीं पाती थी। तो इस बार फाइनली मैं जुड़ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे मध्य प्रदेश से हूँ। अभी मैं पोस्ट मैरिज अभी गुड़गांव में हूँ। और इसके जी अलावा कौन कौन सी मॉडलिटीज आपको आइडिया है?
तो मैं टैरो तो 3 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर क्रिस्टल्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी, थोड़ा बहुत जैसे क्रिस्टल्स में फिर चक्रा मेडिटेशंस हो जाते हैं। राइट। तो इस तरह से काफी सारी मॉड्यूलिटीज मतलब सीखी भी हुई है, और वो सारी अल्टीमेटली जुड़ के जो बनता है तो वो एक सिमिलर मुझे पाथ मिल जाता है, मतलब क्वेश्चन का वो आंसर मिल जाता है। राइट, चलिए जी मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू। बीना जी, बीना जी, बीना जी आप हैं? चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सफर की। सफर की शुरुआत से पहले एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है गरुड़ा कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विकास शर्मा शिवाया है और 5 साल की एज से ये बोल सकता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद कुछ प्राप्त है। कुछ इंट्यूशंस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि बचपन से ही एक चीज से जुड़ाव है। 32 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, 0 टू वाइस प्रेसिडेंट लेवल, इंडिया और इंडिया के बाहर। और उसके बाद लेकिन हमेशा वो काम करते करते भी हमेशा ऑकल्ट खींचता था एक अपनी तरफ, तो वो चीजें चलती रहती थी पार्ट टाइम। बट कोविड के बाद लगा कि नहीं, कुछ ऐसे इंट्यूशंस हुए कि नहीं अब पूरी तरह से आना चाहिए, तो पूरी तरह से फिर इसमें आया। और आज की तारीख में बल्कि 2015 से ही 80 प्लस मॉडलिटीज के ऊपर मैं क्लासेस लेता हूँ, वर्ल्ड वाइड सेमिनार्स करता हूँ, इंडिविजुअल फेस टू फेस। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब तक 15,000 प्लस कंसल्टेंसी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने की है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स, प्लेयर्स और एक जनरल पब्लिक शामिल है। कोशिश करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिले आप लोगों से, और आज की तारीख में जो भी बैठे हुए हैं बहुत ज्ञानी, सब रेजनेट पर्सन है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस बार भी कुछ नया सीख पाऊँ आप लोगों से, प्रेम जी से, रेणु जी से, बाकी जितने भी लोग बैठे हैं। बात करते हैं पंचपक्षी शास्त्र। एक ऐसा शास्त्र जिस शास्त्र के लिए अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, ज्योतिष नहीं भी आती है, तो बहुत आसानी से आप इसको सीख के किसी भी तरह की कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक ऐसा शास्त्र जहां आप रेगुलर वे में इसको प्रैक्टिस करके अपनी अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की जो भी इश्यूज हैं उनको आप दूर कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। पंच पक्षी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जो ऑकल्ट में है वो लोग जरूर जानते हैं कि पंच पक्षी क्या होता है, वो भी जिन लोगों को डीप इंटरेस्ट है ऑकल्ट में या जो कंटिन्यू बैक टू बैक कुछ करते रहते हैं। बट एक आम व्यक्ति की नजरों में पंच पक्षी का कुछ किसी को आइडिया भी नहीं कि पंच पक्षी शास्त्र भी कुछ होता है। और ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा शास्त्र है कि जहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो आप विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी पंच पक्षी शास्त्र से प्रिडिक्शन कर सकते हैं उनके नाम को बेस बनाकर। ऑकल्ट में किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, किसी भी तरह की क्वांटिटीज को आप सीखिए, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर कई बार क्वेश्चन करते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जब सीख लेते हैं तो बैक टू बैक 4-5 कोर्सेज क्वेश्चन करते हैं कि सर क्लाइंट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, ये कर दिया वो कर दिया, बट कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है। तो प्रैक्टिस सबसे मस्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे
उतनी चीजें ऑटोमेटिक आपकी प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी आती जाएगी। और कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अपने घर से स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस, उसके बाद अपने सराउंडिंग में आइए, अपने रिलेशंस में, नेबर्स में, और फिर धीरे धीरे मार्केट में आप ऑटोमेटिक मार्केट तक आप पहुंच जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पंचपक्षी शास्त्र। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी गुरुजी। तो गुरु को यस नमन सर, करते हुए, गुरु को याद करते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचपक्षी शास्त्र देव 1। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्वस्ति प्रार्थना। चाहे कोई भी पूजा हो, शादी हो, घर का मुहूर्त हो या कोई हवन का आयोजन, एक मंत्र हमेशा आता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो। इस मंत्र के जाप के वक्त जितने भी पंडित होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, एक ही ऊर्जा के साथ इस पाठ को करते हैं और इस मंत्र को स्वस्ति मंत्र कहा जाता है। और शास्त्रों में इस मंत्र को बहुत ज्यादा फलकारी बताया गया। कोई जरूरी नहीं कि इस मंत्र के लिए कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो, आप डेली रूटीन में भी इस मंत्र को कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर बच्चों को भी आप ये आदत डालते हैं इस मंत्र को करने की, तो आप देखेंगे कि जो भी उनका एक रूटीन डिस्टर्ब है, वो कहीं ना कहीं उस रूटीन में आ जाएंगे। ये मंत्र वेद मंत्र, गायत्री मंत्र के बराबर पावर रखता है। बस किसी भी मंत्र के उच्चारण में एक चीज ध्यान रखी जाती है कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। क्या है स्वस्ति वाचन और इसको सुनने से होने वाले लाभ क्या है? स्वस्ति मंत्र शुभ और शांति के लिए काम में लिया जाता है। स्वस्ति का मतलब सु प्लस अस्ति, यानी कल्याण हो। ऐसा माना जाता है कि इससे आपका हार्ट और आपका मन मिल जाते हैं और स्वस्ति मंत्र के पाठ करने की क्रिया को स्वस्ति वाचन कहा जाता है। और ये मंत्र होता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न शस्त्रो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब होता है कि महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करें, विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव हमारा कल्याण करें, जिनका हथियार अटूट है ऐसे गरुड़ भगवान हमारा मंगल करें, बृहस्पति हमारा मंगल करें। इस मंत्र के कुछ नियम हैं। स्वस्ति वाचन मंत्र किसी भी पूजा के प्रारंभ में किया जाता है। अगर आप डेली भी पूजा करते हैं अपनी, उसके पहले ये मंत्र करना चाहिए। स्वस्ति वाचन के बाद सभी 10 दिशाओं में अभिमंत्रित जल या पूजा में प्रयुक्त जल के छींटे आपको काम में लगाने चाहिए। जब भी आप किसी नए घर में, नए ऑफिस में या कोई भी आपका नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, तो उस समय पे स्वस्ति वाचन मंत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और किसी भी मैरिज में विधि विधान में स्वस्ति वाचन प्रयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार से स्वास्तिक सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर कर देता है, हम जो स्वास्तिक बनाते हैं उसका भी एक पूरा मेथड है, एक पूरी स्टोरी है, एक पूरा शास्त्र है स्वास्तिक के ऊपर। वैसे ही स्वस्ति वाचन मंत्र सभी प्रकार के पूजाओं के जो दोष हैं उनको समाप्त कर देता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये सफर जो हमारा रहेगा, ये 10 दिन का सफर रहेगा। इन 10 दिनों के दौरान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको दे पाऊं, जो मुझे नॉलेज है वो मैक्सिमम आपके साथ शेयर करूं।
इसके बावजूद भी अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे आप जुड़े हैं वहां पे आप अपना क्वेश्चन डालिए। जब भी मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर कर पाऊँ। जितना अपना कैमराज ऑन रखेंगे एक एनर्जी एक्सचेंज होगी, सही रहेगा। संडे के दिन क्लास नहीं होगी, बाकी मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लासेस होगी। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो उनको पेपर पे नोट करते जाइए और जब भी सेशन एंड होगा डेली का तब उसके लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। बीच में करने से वो फ्लो जो होता है वो फ्लो टूट जाता है। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप नोट करते जाइए। पंच पक्षी शास्त्र में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ से ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। पर्सनल नोट्स बनाने से ये होगा कि आपका एक रिवीजन होगा, चीजें ज्यादा आपके माइंड में जाएंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप उनको लिखेंगे और बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा ऑथेंटिसिटी लेके आएगी। तो पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ कंप्लीट नहीं होगा। मैक्सिमम चीजें आपको नोट्स करनी है। जो जो चीजें लगता है कि पीडीएफ में देनी है वो पीडीएफ आपके साथ शेयर होगा, जो जो स्क्रीन पे आएगा। उसके अलावा आपको नोट्स करनी है। कोशिश हमने की है कि इंग्लिश और हिंदी इसमें मिक्स किए जाए, जिससे अगर किसी को कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो वो इंग्लिश को समझ सकते हैं, बाकी हिंदी भी इसमें दी हुई है। पंच पक्षी, पंच मीन्स 5। पंच एक संस्कृत शब्द है और उसके कई रूप। पंच पक्षी में जो टोटल जो 3 चीजें हैं जो हमारे काम आती हैं, पहला हो गया पंच पक्षी, दूसरा हो गया पंच तन मात्रा, पंच तन मात्रा, एंड थर्ड हो गया पंच महाभूत। ये पंच महाभूत हमारे होते हैं, आप सब जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच तन मात्राएं क्या होती हैं, कैसे एसोसिएट होती हैं पंच महाभूतों के साथ, वो हम आगे बात करते हैं। पंच पक्षी शब्द 5 पक्षियों का प्रतीक है। पंच पक्षी मतलब 5 पक्षी। पंच महाभूत, यदि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक प्रॉपर सुख समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, नेम फेम चाहिए, जो हर व्यक्ति चाहता है, तो जरूरत है अपने आप को बैलेंस करने की। और बैलेंस कब कर पाएंगे कि जब आपके पंच महाभूत बैलेंस में होंगे। अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो भी दिक्कत हो जाएगी, ये बहुत कम हो गए तो भी दिक्कत हो जाएगी। कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि पूरा संसार 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश। और हमारे जो तन मात्र हैं वो भी इस तरीके तन मात्र हैं जिन्हें आप केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और जो हमारी लाइफ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी तत्व को देखने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है पंच महाभूत का सिद्धांत और दूसरा होता है पंच तन्मात्रा का सिद्धांत। पंच महाभूत हमने जाना, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। अब पंच तन्मात्र क्या है? पंच तन्मात्र की उत्पत्ति कपिल मुनि से हुई और इस विचारधारा की जो मूल सिद्धांत, उसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट आया वो कपिल मुनि की जो जो भी उन्होंने कुछ लिखा अपने ग्रंथों में वहां से लिया गया। और कपिल मुनि का सिद्धांत सांख्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ। पंच
तन मात्राएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी ये स्मेल यानी गंध, जो आप गंध, जो भी आपको खुशबू या बदबू आती है, और वो आप ले पाते हैं नाक से, आपकी नोज से। दूसरा होता है टेस्ट, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जो भी टेस्ट आपका होता है वो आप अपनी टंग से ले पाते हैं, जीभ से। थर्ड होता है आपका साइट विजन, आप जो भी देख रहे हैं, अच्छा, बुरा, गलत, सही, वो आप देख पाते हैं अपनी आईज से। एक होता है आपका टच, बैड टच, गुड टच, जो भी टच, वो आप अपना स्किन से महसूस कर पाते हैं कि अगर कोई आपकी स्किन पे टच कर रहा है तो आप महसूस कर पाते हैं कि ये टच जो है ये किस वे का टच है, सही है, गलत है, क्या है। लास्ट आता है साउंड, यानी जो आप सुनते हैं, अच्छा बुरा, वो आपके कानों से सुनते हैं। तो तन मात्रा में जो 5 चीज आती हैं, गंध, स्वाद, दृष्टि, अंग और ध्वनि, स्मेल, टेस्ट, साइट, टच, साउंड, अगर हम इनको पंच महाभूतों के साथ में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये देखिए, आकाश के साथ आपका शब्द यानी ईयर जुड़ता है। आकाश के साथ आपका शब्द यानी ईयर जुड़ता है। जब आप किसी को भी तेज आवाज लगाते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो चीजें यूनिवर्स में जाती है, हम कहते हैं ना यूनिवर्स में जाती है, और वापस आती है, तो आपके कानों के द्वारा वो सुनाई देती है। वायु यानी हवा, वो आपको स्पर्श करना पड़ता है। अब देखते हैं, जब भी आप कभी तेज आंधी चलती है, तूफान आता है, हवा चलती है, तो आपको टच होके निकलती है, आप महसूस कर पाते हैं कि एक हवा चल रही है। तो वायु यानी स्पर्श, स्किन। अग्नि, आइस, जो भी आप देख रहे हैं। जल, रस यानी टेस्ट, आपकी जीभ। और पृथ्वी यानी गंध, आपकी नोज, जहां पे आप महसूस कर पाते हैं कि स्मेल है, क्या है। ये जो 5 इंद्रियां जिनकी हमने बातचीत की अभी, ये हमारे वश में होना बहुत जरूरी है। और इनको वश में कैसे किया जाता है, अगर बात करें नाक की, तो नाक आपका एक नोज मूल तत्व है जिससे हम सांस लेते हैं। इसको वश में करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करें और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप में से कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कराते भी होंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप मेडिटेशन करें, अपनी सांसों पर ध्यान। आपका ध्यान आपकी सांस लेने और छोड़ने पे, इनहेल और एक्सहेल पे होना चाहिए। इस प्रक्रिया के द्वारा आप पूरी तरह से तो कंट्रोल कर सकते हैं। टेस्ट, हमारे ऋषि मुनि उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा हो सके आप घर का खाना खाएं, या अपने गुरु स्थान पर खाएं, या आपके जो जीवन साथी हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, वहां खाएं। हर जगह पर खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह पर खाना पीना आपकी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेके आता है। आज अलग बात है कि फैशन चल पड़ा है रेस्टोरेंट्स का, जंक फूड का, और हम ज्यादातर मैक्सिमम घर का खाते हैं, बट वो हमारी बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब करता है। आइस, केवल वो ही देखें जो हमारे लिए जरूरी है, केवल वो ही देखें जो हमें सही लगता है।
टच डेफिनेटली एक अच्छा टच होना चाहिए, किसी की सहायता में एक टच होना चाहिए। और कान केवल वही सुने जो आप एनर्जी दें, जो आपको एक मोटिवेट करे और जो आपको एक हाइट पे लेके जाए, किसी भी वे में, प्रोफेशनल वे में या किसी भी तरीके से। पंच महाभूत में हमने बात की पृथ्वी, स्मेल, जल वाटर यानी टेस्ट, अग्नि फायर यानी आइस, वायु एयर यानी टच और आकाश ईयर। पंच पक्ष जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से हर मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा जगी। और जिज्ञासा क्या थी कि कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा। और इस कल को जानने के लिए लोगों ने अपने कदम बढ़ाए, पंडितों की तरफ, ज्योतिषियों की तरफ। क्योंकि पहले के समय में अगर हम बात करें तो केवल पंडित और ज्योतिषी ये दो ही शब्द आते थे। आज की तारीख में बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड 250 से ज्यादा मॉडलिटीज काम कर रही, 250+ मॉडलिटीज। और अगर इसमें भी सब मॉडलिटीज पे जाएंगे तो ये थाउजेंड्स में आ जाती। लेकिन मेजर मॉडलिटीज की बात करें तो 250+ मॉडलिटीज, और सब मॉडलिटीज को काउंट कर लेते हैं तो थाउजेंड्स में। कोई प्लैनेट्स को देखकर आपका प्रिडिक्शन करता है, कोई आपके पाम को देख के करता है, हस्तरेखाओं को देख के, कोई न्यूमरोलॉजी से करता है, कोई फेस रीडिंग करता है, कोई कॉपी रीडिंग करता है, कोई सिग्नेचर एनालिसिस करता है। और आज की तारीख में तो बहुत सारी चीजें हैं, वॉच एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हर किसी का उद्देश्य केवल एक ही है, आपकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि कल क्या होने वाला। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब ने केवल रिसर्च किया, और रिसर्च के द्वारा ही जो कुछ भी उन्होंने ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, वेद लिखे, और उस समय पर जहां पर कहीं भी किसी तरह की साइंस या इतना एडवांसमेंट नहीं था, वहां भी उन्होंने हजारों साल बाद की सारी प्रिडिक्शंस कर दी कि आने वाला समय ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और एज इट इज वही चीज होती जा रही है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आता है आपके साथ में कि पहले के टाइम में तो कोई न्यूमरोलॉजी भी नहीं थी, टैरो कार्ड भी नहीं था, डाउजिंग भी नहीं थी, पर ऐसा क्या था कि उस समय पे ऋषि मुनि या महात्मा कुछ भी किसी का भी हाथ पकड़ के या उसकी नाड़ी पकड़ के या केवल आसमान की तरफ देख के और सारा प्रिडिक्ट कर देते? ऐसा क्या चीज थी? क्यों बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा, उतना सेशन इजी हो जाएगा, उतना बढ़िया होगा। कि रेणु जी बोलिए। आवाज कम करना मतलब जहां तक मेरी समझ है गुरुजी कि वो जो नाड़ी को छूकर जो प्रेडिक्ट करते थे या आसमान की तरफ देखते थे, क्योंकि जैसा कि आपने अभी शुरुआत में ही बोला कि उनका अपनी इंद्रियों पे बहुत अच्छे से कमांड था, और जी वो उस ऊर्जा को महसूस कर सकते थे जो उनके आसपास थी या जिसको उन्होंने स्पर्श किया हुआ था। और जी। उसका जो भी फलत होता था उस ऊर्जा का, उसके द्वारा वो उस चीज को प्रेडिक्ट करते थे कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे वैद्य आज की डेट में भी कुछ अच्छे वैद्य हैं जिनकी अच्छी पकड़ है इस चीज पर, नाड़ी पर, वो आपका खाया हुआ खाना 7 दिन पहले क्या खाया था वो भी बता देते थे। बिल्कुल। तो ये चीज हमारे ऋषि मुनियों में हमेशा से रही है, और हमारा सनातन धर्म इस चीज के लिए तो विश्व विख्यात है कि हम विज्ञान और गणित दोनों ही में प्रकांड है, तो वो गणना जो वो करते थे वो उसी हिसाब से करते थे।
जहां तक मेरी ये समझ बोलती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। और कोई ऐसी क्या विशेष चीज थी जिसके द्वारा वो प्रेडिक्शन पूरी कर पाते थे? एक तो रेणु जी ने बोला कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके रखा था और सारी चीजें थी, बाकी ऐसा और क्या था कि जिसकी वजह से उनकी प्रिडिक्शंस एकदम एक्यूरेट होती थी और जो वो बोलते थे वो बिल्कुल सच हो जाता? मैं एक मतलब इन्फो बताना चाहता हूँ। ये अगेन पंच पक्षी से रिलेटेड। ये पंच पक्षी शास्त्र में जब उन्होंने यूज किया था तो अगस्त ऋषि के सूत्र यूज करके किए थे, और अगस्त ऋषि ने काफी हद तक मतलब जो सूत्र है वो स्पिरिचुअलिटी बेस करके लिया था। सो उन्होंने स्पिरिचुअल साइंसेस के ऊपर उनका काफी अच्छा कमांड था। सो वो कमांड कैसा था कि मतलब जैसे आज की डेट में हम जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बहुत टाइम पहले कॉपर कलश में कैसे कलेक्ट करना है बोल के इस यहाँ तक का ये, और उसको उन्होंने रेप्लिकेट किया, ये कहा जाता है उन्होंने उसको रेप्लिकेट किया था बॉडी के सिस्टम से। सो बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है उसको उन्होंने एक कॉपर कलश के अंदर रेप्लिकेट करने का प्रोसीजर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये उनके स्पिरिचुअल साइंसेस से कनेक्टेड था और नेचर से कनेक्टेड था। तो उन्होंने नेचर से जो जो सिस्टम्स नेचर में वर्क करते हैं उसको उठाया, उसको परफेक्ट किया, और उसको मतलब एक साइंस के रूप में एस्ट्रोलॉजी में प्रोड्यूस करके दिया। तो ये चीज मतलब मैंने वहां जाके महसूस किया, इसलिए मैं शेयर कर रहा था। नहीं, मैंने केवल पंच पक्षी की बात नहीं की, मेरा जनरल क्वेश्चन था कि जनरल वे में उनकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट कैसे जाती थी? ऐसा क्या उनके पास पैरामीटर, क्या चीज थी वो? सो पैरामीटर्स मैंने जैसे बताया कि बेसिकली उन्होंने स्पिरिचुअल सिस्टम्स को नेचर के साथ कनेक्ट किया था। तो क्योंकि नेचर में जो चीज वर्क करता है उस चीज को उन्होंने रेप्लिकेट किया साइंस की तरह। बिल्कुल ये सही मैं बात। बताना चाहता प्रभात जी, आप कुछ बोलेंगे? सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रभात जी? हाँ अश्विन जी बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरे को लगता है कि सर उन लोग का है ना, लाइक वो लोग बहुत स्पिरिचुअली डेवलप एडवांस लोग थे, जो ऋषि मुनि थे। और उनका सिक्स सेंस अच्छा था। और वो लाइक गॉड से डायरेक्ट, जो परमेश्वर है उससे डायरेक्टली उनका कनेक्शन था, तो उनको भूत भविष्य सब पता चल जाता था लोगों का। नहीं, बट वो भी आपकी और मेरी तरह ही थे ना। उनकी तपस्या थी ना सर, इतना सालों तक वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान धारणा उनकी थी। हम्म, 20-20 साल 30-30 साल तक वो लोग ध्यान करते थे, एक ही जगह पे बैठ के। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है। बहुत सही। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मेरे जहां तक और एक चीज दिमाग में आई है कि उन्होंने अपने शरीर को ही, जो आपने अभी पंच तत्व और पंचभूत बताए हैं, उन्होंने उसी को उस तरीके से अपने शरीर में स्थापित किया था। उससे उनकी कनेक्टिविटी इतनी मंझ गई थी अंदर तक कि उनको स्पर्श करते ही चीजों का आगा पीछा, जो कहते हैं ना, त्रिकालदर्शी हो जाते थे। वो उस तरीके की ऊर्जा उन्होंने अपने अंदर स्थापित की होगी, अगर वो ऐसा बताते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभात जी, एक बार आप और बता दीजिए फाइनली, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। आपको सुनने में ज्यादा सुखद है, बाकी बहुत सब विद्वान लोग हैं, बोल चुके हैं। मैं आपको सुनना चाहूंगा सर, पेशेंटली। देखिए, एक चीज पक्की है कि आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली 2000 के बाद के बच्चों की, या हम अपने आप को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज डिस्टर्ब हुई है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कोई है ही नहीं। कई बार क्लाइंट आता है और क्लाइंट जब बात करता है कि सर, जब आप क्लाइंट को रेमेडीज देते हैं, जो भी क्लाइंट आपके पास हॉस्पिटल में आते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि 60-70% क्लाइंट तो वो रेमेडी करते ही नहीं। रियल कैसे आए? दूसरी बात, करते हैं तो उनको पता नहीं होता प्रॉपर, वो आपसे पूछना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं और पूछूं, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, और वो आपने जो बोला समझते हैं, आधा समझ के उन चीजों को करते हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है हम लोगों के लिए या किसी के लिए, वो है अभी जो प्रेम जी ने भी बोला कहीं ना कहीं, वो है नेचर के साथ कनेक्टिविटी बिठा। आप ये चीज मान के चलिए कि जो आपके फादर मदर थे, आपके दादा दादी थे, नाना नानी थे, या आप हैं कुछ हद तक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि
आज आप जो भी एज में हैं, 50-60 साल, 55 साल, 40 साल, आपके 50 साल आप 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, 4 मंजिल ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, वहीं आज का 18 साल का लड़का पॉसिबल ही नहीं है। उसको अगर पड़ोस की दुकान पे जाना है तो बाइक लेके जाएगा, गाड़ी लेके जाएगा, और अगर लिफ्ट नहीं है फिर तो बंटाधार। रीजन, उनको पता ही नहीं सनराइज कब होता है, उनको पता ही नहीं कि मूनराइज कब होता है। मेरा जो भी मैंने मॉडलिटीज में पढ़ाता हूँ, चाहे वो शावर मंत्रा हो, वशीकरण हो, तंत्र मंत्र यंत्र हो, न्यूमरोलॉजी या कुछ भी मॉडलिटीज, उसमें हमेशा हम रिसर्च करते रहते हैं और हर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च में एक चीज सामने आई, वो सबसे बड़ी चीज सामने आई कि जब तक आप नेचर के साथ कनेक्टिविटी नहीं बिठाएंगे तब तक आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप नहीं हो सकती। और नेचर के साथ कनेक्टिविटी कब बैठेगी? 2 काल कहे गए हैं जो सबसे ज्यादा किसी भी ऑकल्ट वाले व्यक्ति के लिए सबसे पावरफुल काल कहे गए या पावरफुल समय काल है। एक होता है अमृत वेला और दूसरा होता है ब्रह्म मुहूर्त। एक हुआ अमृत वेला और दूसरा हुआ ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेले का टाइम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ अमृत वेला? 3 से 4 बजे के बीच में सुबह। 3 से 4? हाँ जी, कंफर्म? 5 भी लगा सकते हैं, 3 से 5। 3 से पहले नहीं गुरुजी, होता? ब्रह्म ब्रह्म वेला तो सुबह मैंने जहां तक मेरी है ज्ञान कि 3 से 4 होता है, और अमृत वेला का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन संध्या काल वगैरह और रात्रि वेला ये तो मुझे पता है, अमृत वेला नहीं पता है। अमृत वेला 2:15 बजे से स्टार्ट होती है और 4 बजे तक अमृत वेला रहती है, और ओके। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका ब्रह्म मुहूर्त है। स्पेशली जो सिख कम्युनिटी है, भूपिंदर जी सिख। सर ये एएम की बात कर रहे हैं ना, सुबह का? हाँ, एम की बात, एम की बात, एम की बात। आप देखेंगे गुरुद्वारों में ज्यादातर अमृत वेला सिमरन होता है। हम चूंकि फैमिली में वाले हैं, ज्यादातर लोग फैमिली वाले हैं, प्रोफेशन वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है। और स्पेशली कोविड के बाद जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो नाइट में काम करना तो बड़ा दिक्कत हो जाती है कि अमृत वेला में उठा जाए। बट कहीं ना कहीं ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठ सकते हैं, और उठने वाले अमृत वेला में भी उठते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठते। ठीक है, जो पूरी तरह ऑकल्ट में है। आप ये मान के चलिएगा कि जो दिन भर में आप प्रैक्टिस करते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, ऑकल्ट की बात कर लो, केवल ऑकल्ट की, अगर आप पूरी तरह से ज्योतिष में हैं, न्यूमरोलॉजी में हैं, या कोई भी मॉडलिटीज को पकड़ के बैठे हैं, अगर आप दिन भर में 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, वही अगर अमृत वेले में आपने 2 घंटे प्रैक्टिस कर दी तो सफिशिएंट, और उसका रिजल्ट उससे कहीं ज्यादा बेटर होगा। आप अपनी इंट्यूशन पावर देखिएगा क्या हो जाएगी। इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन मेरा, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब आप मंदिर जाते हैं या आप आपके घर परिवार पड़ोस में समाज में जब भी, तो लोग बाग सुबह सुबह सूर्यदेव को जल अर्घ्य देते हैं। ठीक है जी, सूर्यदेव। मैंने देखा है मंदिरों में लोगों को कि 9 बजे 10 बजे जा रहे हैं और बकायदा जल चढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द एक्यूरेट टाइम? बिल्कुल एक्यूरेट टाइम क्या है जब सूर्यदेव को जल दिया जाता है? क्या 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे जो आप जल चढ़ा रहे हो वो सही टाइम है? सनराइज एग्जैक्ट जिस टाइम पे होता है हाँ, उसका, जैसे जब रेडिश कलर आना शुरू हो जाता है, राइट। फिर वो सनराइज मतलब बोलते हैं ना ऐसे अरुणारुण, मतलब रेडिश कलर आ गया है। अब सनराइज का एग्जैक्ट जो टाइम है उस टाइम से पूरा मतलब जैसे जब वो दिन है तो उसके 1 से 2 घंटे तक, मतलब अगर अभी जैसे विंटर्स है तो अगर 6:30 7 o'clock है तो 6:30 to 7:30 बहुत ठीक टाइम है जब हम सन को अर्घ दे सकते हैं। बहुत सही।
और थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं कि विद इन हाफ एन आवर ऑफ सनराइज अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं तो आप खुद देखेंगे 43 डेज करके देख लीजिए, अपने क्लाइंट को रेमेडी बता के देख लीजिए 43 डेज तक कि आप तांबे के पात्र में, एक कॉपर वाल्स में प्रॉपर, डिपेंड करेगा उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली और बहुत सारी चीजों के अकॉर्डिंग, बट तांबे का पात्र तो एक बहुत कॉमन चीज है, वो करना ही है। और उसके अलावा फिर बहुत सारी चीज मिलाई जाती है, रोली, कुमकुम, गुड़, चावल, हल्दी, हर अलग अलग चीजें अलग अलग रीजन से मिलवाते हैं कि क्या रीजन है, किस लिए दे रहे हैं। बट फिर भी नॉर्मल वे में भी बात करें कि अगर आप नॉर्मल केवल जल विद इन हाफ एन आवर ऑफ सनराइज अगर आप सूर्यदेव को अर्पण करते हैं 43 डेज रेगुलरली, तो आप अपने अंदर एक अलग तरह की एनर्जी महसूस करेंगे। आप अपने अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों में है। आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक अलग तरह का आपको एक शाइनिंग दिखेगी। और अगर उससे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हैं और उस समय पे आपने मेडिटेशन या जो भी आपकी पूजा रिचुअल्स करें तो सोने पे सुहागा है। बट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट अगर ये भी आप अपने क्लाइंट को या अपने लिए भी काम में लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप अपनी चीजों में एड ऑन करते हैं, जो भी चीज आप करते हैं, जो भी मॉडलिटीज आप करते हैं। कुछ टिप आपको मैं साथ में देते हुए जाऊंगा जो पंच पक्षी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टिप। आपके चैट बॉक्स पे एक वर्ड आया है, सूर्याणी। सूर्याणी आप डेली रूटीन में अपनी आदत बना लीजिए सूर्याणी चैंट करने की। आप देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या बनता है। सूर्याणी जब भी सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं या उसके अलावा भी सूर्याणी 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 चैंट करते रहिए और उसका रिजल्ट देखिए क्या। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे जिनके बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने नेचर के साथ कनेक्टिविटी बिठाई। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप नेचर के साथ कनेक्टिविटी बिठाते हैं तो आप जो सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में जो बर्ड्स आती हैं, पीकॉक्स आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, या जो भी पशु पक्षी आते हैं, आप एक समय ऐसा आता है कि जब आप उनकी लैंग्वेज को भी समझने लग जाते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को और उनके साउंड को आप समझने लग जाते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। और यही उन ऋषि मुनि ने किया, कि उन्होंने एक एक चीज को, बहते हुए जल की धारा को देखा, मतलब ऋषियों ने कंटिन्यू बैठ के पानी की धारा को देखा कि अब ये पानी की धारा क्या बोलने वाली है और क्या इसका वाइब्रेशन जाए, या ये पक्षी क्या बोलने वाला है या क्या करने। तब उनकी वो एक एक प्रिडिक्शन चली जाएगी, और जो जो प्रिडिक्शन बनी कि अगर कौवा बीट कर दे तो क्या होगा, कबूतर बीट कर दे तो क्या होगा, इसने ऐसे कर दिया तो ऐसे ही नहीं बनी। उसके पीछे बहुत गहरी एक डीप रिसर्च हुई, और ये रिसर्च ही है कि आप खुद उठ के एक एक चीजों को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं और अपनी रिसर्च तैयार कर रहे हैं कि हाँ ये इसका इंडिकेशन है और ये इंडिकेशन ये रिजल्ट देता है, और फिर आप अपने क्लाइंट को बताते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे ऋषि मुनि थे उन लोगों की जो प्रिडिक्शन थी बिल्कुल एक्यूरेट जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल किया। इंद्रियों को कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं था कि आज ही जंक फूड है, उस समय भी खाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं खाने का, लेकिन उन्होंने उस चीज पे कंट्रोल किया, अपनी जीभ पे कंट्रोल किया और सब चीज पे कंट्रोल किया, तो वो उस लेवल पे पहुंच पाए कि उनकी जो प्रिडिक्शन थी बिल्कुल एक्यूरेट जाती थी, और नेचर के साथ उन्होंने पूरी कनेक्टिविटी बिठाई। पंच पक्षी शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके द्वारा आप किसी भी तरह की कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जो हमने पहले भी बात की। चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो, मैरिज कॉम्पेबिलिटी हो, किसी ट्रैवल के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, मनी के बारे में हो, कैरियर के बारे में हो, लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में हो,
किसी भी तरह की एनी टाइप ऑफ प्रेडिक्शन आप पंचपक्षी से कर सकते हैं। केवल एक ही चीज की जरूरत है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक बार अगर ये पंचपक्षी की प्रैक्टिस आपके माइंड में सेट हो गई, उस सॉफ्टवेयर में जो सेट हो गई आपके माइंड वाले में, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी प्रिडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट जाएंगी। पंचपक्षी का जो बेस है, प्रिडिक्शंस का जो बेस है, वो दो बेस है मेन। एक है ग्रह और एक है नक्षत्र। एक है ग्रह और एक है नक्षत्र। पंचपक्षी शास्त्र ज्योतिष की एक ऐसी विद्या है, जैसे हम प्रश्न कुंडली के द्वारा भविष्य जानते हैं, उसी तर्ज पर पंचपक्षी का प्रयोग भी किया जाता है। अभी प्रेम जी ने एक चीज बोली थी कि जब वो कोयम्बटूर गए तो वहां पे पंचपक्षी के साथ में कुछ और मॉडलिटीज को भी काम में लिया गया प्रेडिक्शंस को एक्यूरेट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास 4-5 मॉडलिटीज की नॉलेज है, आपको न्यूमरोलॉजी आती है, आपको टैरो कार्ड आता है, आपको क्रिस्टल्स आते हैं, आपको डाउजिंग आती है, आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी आती है, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी आपको आता है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं आपकी किसी भी एक प्रिडिक्शन के लिए आपके सपोर्टिव हैंड्स बनते हैं। आपको बहुत ज्यादा वहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसका डेट ऑफ बर्थ देख लिया, आपको पता लग गया कि अगर कोई 3 तारीख की डेट वाला आया तो जुपिटर से बिलोंग करता है और क्या क्या उसकी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसको आपने पकड़ा। पंचपक्षी से आपने दूसरी चीज पकड़ी। वो सब करके आप एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हैं। पंचपक्षी शास्त्र तमिलनाडु से आया है और इसी जमाने में राजा महाराजा इसका प्रयोग किया करते थे गैम्बलिंग के लिए। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, अगर आपने देखा हो या कुछ सीरियल्स में, स्पेशली पुरानी मूवीज में बोला जाता था कि जब स्पेशली दो तरह के जब विलेन खड़े होते थे या डॉन खड़े होते थे, तो वो शर्त लगाते थे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज ये होगा कि नहीं होगा, है ना, या आज किस घोड़े पे हम लोग दाव लगाएं अपना लॉटरी का। तो ये सब चीजें, गैम्बलिंग वाली जो चीजें ज्यादातर पंचपक्षी उस टाइम पे काम में लिया करते थे, और बाकी जो डेली रूटीन की प्रेडिक्शन थी उसमें भी काम आता था। लेकिन धीरे धीरे जब शेयर मार्केट आया और चीजें एडवांस होती गई, तो वो चीजें कम हो गई। तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में हम बात करें तो ओवरऑल रिचुअल्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में फॉलो किया जाता है और एक एक चीज को तरीके से वहां पर देखा जाता है। आप लोगों ने एक चीज देखी है या सुनी है, क्योंकि आप घर में हैं, इसे बोला जाता है राहु काल। और ऐसे कहा जाता है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो राहु काल के समय पे नहीं करना चाहिए, राहु काल को अवॉइड कर देना चाहिए। पंच तमिलनाडु में तो ये हाल था कि जब राहु काल होता था उस समय, पहले के टाइम में ऑलमोस्ट मार्केट शट डाउन हो जाता। वो लोग बिजनेस भी नहीं करते थे, राहु काल के टाइम में बिजनेस भी नहीं करते थे, और सबसे बड़ी बात, खाने को तो हाथ भी नहीं लगाते थे। मतलब राहु काल के टाइम में नो ड्रिंक, ना चाय, ना कॉफी, ना पानी, ना कुछ भी। और आज भी जो पुराने का जो लोग बाग हैं, वो आज भी, या उनकी जो पीढ़ी है, कुछ हद तक आज भी इस चीज को फॉलो करती है कि राहु काल में कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई खाना पीना नहीं करना। जब भी कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म लेता है, और जन्म के समय एक कुंडली बनती है, एक होरोस्कोप बनती है, जिसमें 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, 12 ही जोडिएक साइन होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र, चाहे वो कितनी भी मॉडलिटीज आ जाएं, केवल किसके ऊपर बेस है? 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियां। केवल इन 4 चीजों के ऊपर पूरा आपका ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां।
पंच पक्षी शास्त्र में जो चीज काम आने वाली है वो है आपका जन्म का नक्षत्र, कि किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ज्योतिष का जय भी नहीं आता और एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता और नक्षत्र और राशियों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो भी आप पंचपक्षी शास्त्र सीख सकते हैं। केवल एक जरूरत है, बिल्कुल सच्चे मन से सीखने की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना 100% से भी ज्यादा आपको दे पाऊँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ले पाते हैं और कितना उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। जितना प्रैक्टिस उतनी एक्यूरेसी, जितना प्रैक्टिस उतनी एक्यूरेसी। अभी हमने बात की कि दो चीज हमें चाहिए, नक्षत्र और पक्ष, कि आप किस पक्ष में पैदा हुए। तो दो तरह के पक्ष होते हैं, आप सबको पता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। आज कौन सा पक्ष है, कोई बताएगा? आज 11 मार्च 2024 जब हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष चल रहा है गुरुजी। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। रेणु जी, क्या होता है शुक्ल पक्ष, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। शुक्ल पक्ष में सर अमावस्या के बाद से शुक्ल पक्ष शुरू होता है और इसमें चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और जब पूर्णिमा आती है तो पूर्ण हो जाता है। और पूर्णिमा के बाद जो पक्ष शुरू होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। उस समय चंद्रमा की जो आभा होती है वो धीरे धीरे घटती है और अमावस्या तक आते आते 0 हो जाती है। ठीक, बहुत। इन दोनों पक्षों का क्या प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर, कुछ आइडिया? सर प्रभाव तो पड़ता ही है नहीं, वो तो मुझे क्योंकि पता है, पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जब हम किसी को कोई चीज मैनिफेस्ट करने को बोलते हैं तो जनरली बोला जाता है कि शुक्ल पक्ष में, मतलब दूज, जैसे दूज से चंद्रमा जब से दिखना शुरू होता है तो वो बढ़ रहा है। तो अगर हमारी कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो बढ़ेगी क्योंकि चंद्रमा का साइज बढ़ रहा है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होते जा रहे हैं, तो एंड डे पे आपकी वो चीज उस चीज को कम कर रही है। और चंद्रमा, जैसे हम पानी एलिमेंट है, तो अगर हम पानी एलिमेंट है, हमारा वाटर एलिमेंट और मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो अगर हम शुक्ल पक्ष में कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में वो चीज घटेगी। स्पेशली शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक। एक रिसर्च कहती है वर्ल्ड वाइड की एक पर्टिकुलर डे ऐसा है जिस दिन सबसे ज्यादा सुसाइड होता है और जिस दिन सबसे ज्यादा व्यक्ति के मूड स्विंग्स करते हैं। वो दिन कौन सा है? पूर्णिमा। सर पूर्णिमा। रीजन? वो क्योंकि एक्चुअली पूर्णिमा हमारा जो है वो हमारी भावनाओं, चंद्रमा जो हमारा मन का कारक है वो पूर्णिमा से बहुत इफेक्टेड है क्योंकि उस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और मन में जो भाव होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। और जो भी हमारी, इसको आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी वीकनेसेस हैं वो भी उस समय पे ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसे कि वाटर एलिमेंट वाले जो लोग ज्यादा हैं उस चीज को लेके, उनके अंदर ये भाव ज्यादा हो जाता है नकारात्मक, तो वो उस चीज को बहुत महत्व देने लगते हैं और उस समय यही चीज ज्यादा बढ़ती है चंद्रमा के कारण। क्योंकि समुद्र में भी जो ज्वार भाटा ज्यादा बढ़ता है वो पूर्णिमा के टाइम पर ही ज्यादा होता है। तो इस कारण सर से ये आप मुझे लगता है कि सर जब पूर्णिमा रहती है ना तब चीजें एम्पलीफाई होती है। जो भावना अपने मन में रहेगी, जो इंसान के जो भावना रहेगी वो सभी बढ़ जाते हैं। और कोई नेगेटिव विचार करता रहेगा तो नेगेटिविटी उसके दिमाग में जो आती है वो और इंटेंस हो जाएगी, और कोई पॉजिटिव आदमी रहेगा तो उसकी पॉजिटिविटी और इंटेंस हो जाएगी। और जैसे रोमांटिक है तो और ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा। वो वर्ड यूज होता है ना, ल्यूनेटिक, ल्यूनर एनर्जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि
सूर्य हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन, जैसा कि आपने गुरुजी बताया, तो सूर्य से बहुत ज्यादा जो है दूर चंद्रमा हो गए हैं, उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उतना डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे हैं। आप पानी का स्वभाव है एकदम, तो वो पानी स्वभाव बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आपका जो मन कर रहा है आप उसको ज्यादा करोगे। तो अगर जैसे कुछ फेमस ऐसे टीवी स्टार्स ने जिन्होंने सुसाइड करा है, तो ऐसा बोलते हैं कि बस वो 2.5 दिन अगर वो अपने मन के ऊपर उस कंट्रोल नेगेटिविटी कर को लेते हैं। कंट्रोल कर लेते, तो क्या पता वो दिन नहीं आता। ये बात। अमावस्या पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है, जो भी इविल आइज हैं या जो भी गलत आत्मा है वो उस दिन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। क्या रीजन होता है उसका? सर, अमावस्या पे अंधकार सर्वत्र होता है, उसके कारण वो बढ़ती है। और दूसरा, अंधकार में मनुष्य का दिमाग, मन दोनों ही मतलब थोड़े से संकीर्ण हो जाते हैं, तो उनका जो डर का अंदर का भाव होता है वो भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो जो डर हमारे अंदर है वो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भाव आपके अंदर होगा आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे, जो ऊर्जा आपके अंदर है आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनके अंदर जो डर का भाव होता है, जो व्याप्त होती है जो चीजें इस ब्रह्मांड में, तो वो उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने मन के डर से। तो इस कारण से भी होता है, और कुछ चीजें होती हैं कि उस समय वो प्रबल ही होती हैं, क्योंकि वो उनका ही दिन होता है प्रबल होने का, अंधकार के कारण वो प्रबल हो जाती है। जी। सर समय मुझे की लगता है सर मुझे लगता है कि लाइक जब अमावस्या रहती है तो सभी लोगों का जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होने लगती है उनके बॉडी में से। तो इस वजह से एनवायरनमेंट में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, तो इस कारण भी हो सकता है। जी प्रेम जी, आप कुछ कहने चाह रहे थे? सर मैं एक चीज बताना चाहता था कि साउथ में पंचांग को ना बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। सो दोनों, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, दोनों तिथियों को शुभ तिथियों में काउंट किया जाता है। मैक्सिमम केसेस जहां पे आपके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं वो जनरली चतुर्दशी तिथि को लिया जाता है। तो जैसे अगर हम चतुर्थी तिथि पे जाके अगर हम कोई भी जैसे कहते हैं पहले श्राद्ध कम कर दिया जाता है, तो वो या कोई भी तिथि का कर्म किया जाता है तो उसको नेगेटिव कैटेगरी में लेता है। मतलब आपको उस तिथि को फॉलो करना पड़ता है, पूर्णिमा अमावस्या को। ये एक पॉइंट था। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली इसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ये है कि अभी हम जो एसेंडेंट चार्ट, जो हम D1 चार्ट देखते हैं या चंद्र कुंडली देखते हैं, उस चंद्र कुंडली को हम एक ही पैटर्न में डिसाइफर करते जाते हैं। बट जो सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली को डिसाइफर करने का एक दूसरा पैटर्न भी है। सूर्य जब आपका क्या कहते हैं उत्तरायण दक्षिणायन होता है, उसके हिसाब से परिवर्तन योग बदलते हैं। दूसरा, पक्ष जब चेंज होता है ना, एस्पेक्ट्स रिवर्स होते हैं। ये विलेज एस्ट्रोलर्स को मालूम था। आज की डेट में हम जो सिटी जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि विलेज में एस्ट्रोलॉजी कैसे प्रैक्टिस की जाती है। तो वहां पे हम देखेंगे एस्पेक्ट्स रिवर्स होते हैं। एस्पेक्ट रिवर्सल का कंसेप्ट अभी भी दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है। सो तिथियों का जो हम शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस जो टिपिकली देखा जाता है वो ये है कि ये दोनों तिथियां पावरफुल हैं, तो इसको एक को मेल दूसरे को फीमेल माना जाता है। तो जो शुक्ल पक्ष में आप किसी भी थॉट को प्रोग्रेस करके लेके जा सकते हैं तो ऑलमोस्ट 15 जो तिथि, जो 15वीं तिथि जब वापस अमावस्या आएगी तो आप मेटीरियलिस्टिक थॉट्स को प्रोग्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे अभी भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रह मतलब जो भूमि को खोद के जो बेसिक पहला स्तंभ डालते हैं,
उस स्तंभ के लिए वो अमावस्या तिथि को लेते हैं। जो विलेज मेसन्स हैं वो खुद, उनको पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, अमावस्या तिथि को लेंगे, अमावस्या तिथि में जाके उस ग्रह स्तंभ को, पहला स्तंभ जो उसका ये है, उसका पूजा करते हैं। दूसरी चीज, पानी निकालना। आज की डेट में टचवुड हमें यहाँ पे पानी ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। बट पुराने जमाने में जब भी एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट होता था या एक एक फार्मिंग लैंड होता था, एक घर बनाने वाले थे, कुआं के लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था। तो पानी का फ्लो कहाँ पे कलेक्ट होगा उसको ढूंढने के लिए प्रिफर हमेशा किया जाता था शुक्ल शुक्ल पक्ष को। और बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पे पानी का लेवल जो है, क्योंकि पत्थर में, मतलब आप वेस्टर्न घाट्स देखेंगे वो पत्थर में बसा हुआ है, तो वहां पे ना पानी ढूंढना और डिफिकल्ट होता था। तो अगर मुझे ये पता करना है समर के हॉटेस्ट पॉइंट पे अगर मुझे पानी कहाँ मिलेगा, ये मैं कृष्ण पक्ष में जाके ढूंढता था। तो पक्ष जो है वो बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। जिस तिथि में हम पैदा होते हैं उसका एक इफेक्ट आ गया, पक्ष जब आता है तो एक रिवर्सल इफेक्ट आता है, और पक्ष के हिसाब से हम कार्य करते हैं। मेटीरियलिस्टिक थिंग्स कृष्ण पक्ष में बढ़ता है, और जो भी, जैसे अगर मुझे एक यात्रा करनी है, उस यात्रा, शुभ यात्रा के लिए मैं एक दिन प्रे करना चाहता हूँ, मैं शुक्ल पक्ष में प्रे करूँ। तो ऐसे इनको यूज किया जाता है सर, ये मैं ऐड करूँ। बहुत सही। आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? आज हमारा एक इंट्रोडक्शन एक सेक्शन था केवल कि क्या है पंचपक्षी, थोड़ा सा गाइडलाइन, कल से हम प्रॉपर वे में करेंगे। आज से रिलेटेड कोई भी किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट? सर सर मेरा एक मेरा एक क्वेश्चन डाउट है। है। अच्छा, बोलिए। बोलिए। हाँ सर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो हम लोग को सनराइज तो दिखता नहीं है, तो हम लोग कैसे सूर्य को अर्घ्य दे पाएंगे? हम्म, करवा चौथ आती है हर साल, ठीक है। आपको आइडिया होगा, लेडीज जो पूजा करती हैं अपने, है ना, हस्बैंड के लिए। और नॉर्मली उस दिन बहुत लेट निकलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी निकले, ठीक है, मतलब बहुत लिटिल आपको दिखते हैं। उसके बावजूद भी लेडीज वो रिचुअल्स करती हैं, सब कुछ करती हैं। अगर आपको एक बेसिक आइडिया ये है, जैसे अभी कुशांगी जी ने बोला कि अभी गर्मी का टाइम आ गया और कुछ है, तो आपको एक तो आइडिया है कि गर्मी के टाइम में 6:15 और 6:30 के बीच में सनराइज हो जाता है, ठीक है। वहीं सर्दियां हो तो 7, 7:30 के करीब वो 1 घंटा ऊपर आगे चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई, अगर अभी आसाम या गुवाहाटी से होंगे, तो वहां पर वो 5:30 बजे ही हो जाता है, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी, जितने भी लोग आ गए, 6:30, 6:15 हो जाता है। तो 6:30 को एक बेस मानते हुए आप अगर निकले हैं, नहीं निकले, आप वहां पे जल अर्पित कर सकते हैं। ओके, आपको ये मतलब तो घर पता है में। कि आपको ये तो पता है ईस्ट फेस में करते हैं, ठीक है। ये तो इसमें उसको वही नहीं, वो जाके आपने 6:30 को बेस मान लिया और उस तरफ आपने अपना मुंह करके, और जो भी आप रिचुअल करते हैं वो उस समय पे कर सकते हैं। मतलब हम लोग घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा बाहर जाने की गरज नहीं है ना? हाँ, घर का मतलब जो भी आपका रूफटॉप या जो भी आपका जगह है जहाँ से आप सनराइज आपको दिख सकते हैं, वहाँ पे नहीं दिख रहे आपके सामने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है मुंबई में आप हैं, तो आपने ईस्ट की हाँ। तरफ के वहाँ पे आपने चढ़ा दिया। लेकिन बस उसमें ये ध्यान रखना है कि नीचे कोई गमला वगैरह रख लीजिए, जिससे सारा पानी वहां जाए, आपके पैरों पे नहीं है। ओके, तो मैं घर में भी कर सकता हूँ क्या? घर के बाहर जाके करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर के बाहर जाके करना है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ओके ओके, समझा। ओके, थैंक यू। प्रभात जी, कुछ कहना है आपको? मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे विद्वान व्यक्ति के दर्शन हुए, कल का इंतजार रहेगा मुझको। नहीं बहुत सर, मैं बहुत शुक्रिया। कुछ सुनना भी चाहूंगा आपसे, आपने बोला नहीं कुछ भी तक, आपके ज्ञान का हमें भी तो फायदा मिले। नहीं सर, बेसिकली क्या है कि मैं कोर्सेज के दौरान गुरुओं को सुनना चाहता हूँ सर। मेरे पास इतना ज्ञान होता तो मैं क्यों आपको सुनता सर। तो मैं, जाहिर है कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो मैं आपको सुनना चाहूंगा सर 10 दिन तक। जी प्रेम जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये जानना चाहता था कि आपने ये पंचपक्षी का कोर्स मतलब कैसे सीखा? जस्ट मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पूछना चाहता हूँ, मतलब अगर आप कंफर्टेबल है तो बताइए। मैंने पंचपक्षी का कोर्स सीखा था सर समवेयर अराउंड 88 या 89 में। ओके।
ठीक है। और साउथ में सीखा था, तमिलनाडु में सीखा था कि मैं किसी एक मैरिज में गया था वहाँ पे, और जैसा मैंने बताया बचपन से एक इंटरेस्ट था ऑकल्ट की तरफ, तो जब वहाँ पर देखा और इनके पास गया, चांस की बात थी कि ज़्यादातर लोग बाग ऑकल्ट वाले थे, तो वो कोई मंदिर के पुजारी थे। तो वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे इसके ऊपर, और जब सुना, बातें करी, तो फिर कुछ ऐसा संजोग बना कि वापस आके, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो वापस आके फिर वापस गया, और फिर वहाँ करीबन मैं 6 महीने रुका, और 6 महीने में मैं जितना कुछ भी सीख सकता था उनसे सीखा, और उसके बाद फिर एक ट्रेंड में आ गया कि हर 2-3 साल में एक बार वहाँ जाना होता है, और कुछ ना कुछ जो भी कुछ नई चीज़ें उसमें कुछ उन लोगों ने की है, वो कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं ले पाऊँ वो उनसे और सीख पाऊँ। ओके सर, थैंक्स। और किसी का कोई सर क्वेश्चन? मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। बोलिए। आप जयपुर से हैं, मैं भी जयपुर से ही हूँ। जी। तो मैं ये चीज पता नहीं कैसे और कहाँ से आई, ये चीज मुझे अभी जस्ट रिकॉल हुई कि मैं बहुत मतलब बचपन से ये पेड़ पौधे लगाना, पेड़ों से बातें करना, नेचर, अभी भी मेरे पास आप बिलीव करेंगे करीब 3,500 गमले हैं, छोटे से लेके बड़े तक। वेरी गुड। और मैं उनको नर्चर खुद ही करती हूँ। सुबह उनको पानी देना, मतलब मुझे 2.5 घंटा लगता है पानी देने में उनको। और मेरे जीवन में मुझे याद नहीं है कि मैं सूर्यास्त में, मतलब सूर्य उग जाता है और मैं सोती रहूं, मैं कभी ऐसी नहीं हुई। आज मैं 50 साल से ऊपर की हूँ, तो आज भी मेरा रूटीन यही है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के उनको सबको पानी लगाती हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरे यहाँ मतलब 5-6 प्रकार के फल वृक्ष हैं, पेड़ मतलब लगे हुए हैं, जामुन लगा हुआ है। और मेरे यहाँ मोर से लेके हर तरीके का पक्षी आता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनसे बात करती हूँ एंड वो रिप्लाई करते हैं मुझे, और गुस्सा भी करते हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैं भी कभी कभी उन पे गुस्सा करती हूँ। तो ये हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत समय से चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है। और आज मैं जब इस कोर्स में यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे वाकई ये लग रहा है कि शायद ये चीज वहां से ही रिलेट करके मुझे यहाँ तक खींच के लाई है। हर चीज प्री डिसाइडेड है, किसी ना किसी रीजन से होती है। अगर आज यहाँ 10 जने बैठे हैं तो किसी रीजन से बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठ गए। पता नहीं कितने लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने देखा होगा उस एड को या उसको, पर अगर 8-10 जने ही बैठे हैं तो कोई ना कोई रीजन है उसका, उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें हैं, तो जो कोरिलेट करती हैं कहीं ना कहीं चीजों को, इसी वजह से सब चीजें हो रही है। तो चलिए, अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही बोला कि जो बर्ड्स हैं वो प्रॉपर आपको रिप्लाई करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, वो आपके ऊपर अपना एक राइट समझ लेते हैं बिल्कुल, कि हाँ ये तो बिल्कुल जैसे आप बच्चा समझ लेता है ना माँ बाप के ऊपर, उस तरह से लड़ाई भी करते हैं, प्यार से मांगते भी हैं। और केवल बर्ड्स ही नहीं, अगर आप प्लांट से भी, आप अगर आपके पास 3,500 प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा कि आप प्लांट से बात करो तो प्रॉपर आपको रेस्पॉन्स देते हैं वो। बिल्कुल सर, आप मतलब मैं तो जी। डांट देती हूँ ना कि तुमने इस बार फूल भी कम दिए या ऐसा हुआ, तो मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन में वो मुझे इतना भर के फ्लावरिंग करते हैं मेरे लिए कि मेरा दिल खुश हो जाता है। फिर मैं उनको वो भी चीज बोलती हूँ, थैंक यू भी बोलती हूँ। एंड एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे जामुन लगता है, बहुत बढ़िया जामुन लगता है मेरे घर में। तो वहां बहुत सारे तोते आते हैं, बहुत सारे। और मैं सफाई करती हूँ और फिर वो कचरा करते हैं, तो मैं उनको एक दिन डांट रही थी। मैंने कहा तुमको जरा भी शर्म नहीं है कि माँ इतनी देर से यहाँ थक रही है, झाड़ू लगाए जा रही है, कमर दुख गई है, अब बंद कर दें गिराना। तो वो खाते खाते और इतना सारा मेरे ऊपर ऐसे डाल के गया, और बहुत जोर से चिल्लाते हुए गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब आना दोबारा, तेरे को बताऊंगी। तो दोबारा आके उसने मेरे साथ वही किया। मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है मेरा इन चीजों के लिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं प्रकृति के इतने पास रहती हूँ। बहुत लकी हूँ कि मेरे घर में इतना कुछ है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है ये कि आज के टाइम में अगर इतना नेचर के आप क्लोज हैं तो बहुत बड़ी बात होती है ये। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर से वो चीज आती है कि आप उसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्रॉपर उनको वो मेंटेन करती है, वरना इजी नहीं है प्लांटेशन करना, बहुत टफ काम है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। बस लास्ट क्वेश्चन था। जी, बोलिए। ये सुरियानी जो आपने बताया है चैंट करने को, ये मन के अंदर चैंट करना है या मतलब आवाज आनी चाहिए? जैसा भी आप चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चैंट किया जा सकता मानसिक, है? वाचिक, उपास्यु 3 मंत्र होते हैं, जाप होते हैं, हाँ, किसी तरह से जो आप कर लें,
जैसा आपको मानसिक सूट करता है, ऊर्जा। जैसा आपको सूट करता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज जो आपने स्वस्ति मंत्र बताया है, जैसे हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो हम गणेश जी हमारे कुल देवी ओम हमारे वक्रतुंड महाकाय हम मतलब उससे करते हैं यार। जी, हाँ, तो ये कब एग्जैक्टली आ जाना चाहिए स्वस्ति मंत्र फिर? सबसे पहले स्वस्ति मंत्र गणेश मंत्र आपने किया, उसके बाद स्वस्ति मंत्र को लेना चाहिए, और स्वस्ति मंत्र के ठीक बाद है, ही सारी पूजा स्टार्ट करनी। ठीक है, थैंक यू सो मच गुरु जी। सर, जी जी अश्विन जी। हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये सूर्यानी जो मंत्र है वो किसके लिए, जरा सा वापस बताओगे क्या? ये बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए है, ठीक है, आपके ओके। कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए, जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, और एक वाइब्रेशंस जो है ना आपके अंदर एक जो वाइब्रेशन, उन वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करने के लिए है सूर्याणी। और ये कभी जाप करने का रहता है और कितने बार? सूर्याणी हाँ। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तब जाप कर लें, जब भी, अदरवाइज जब आप पूजा पे बैठते हैं, मतलब मॉर्निंग में अगर जल्दी पूजा करते हैं तो उस समय पे कर लें, एक माला कर लें 108 की, वो बेटर है। 51 टाइम्स, देखिए मैं एक चीज को मानता हूँ, मैं थोड़ा सा इन सबसे अलग चलता हूँ, कोई भी चीज को बोझ समझ के या एक प्रेशर समझ के नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बोलूँ कि एक माला डेली करनी है, आप कहोगे यार ये क्या है रोज की एक माला, नहीं आप पता नहीं क्या करना। आप 7 टाइम्स करते हो 7 टाइम्स कीजिए, आप 11 टाइम्स करते हो 11 टाइम्स कीजिए, 21, डिपेंड अपॉन योर कन्वीनियंस। पर जो करें 7 टाइम्स करें तो पूरी तरह से ऑनेस्ट होकर करें, अपने दिल से करें, वो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि 108 कर रहे हैं, फिजिकली तो आप मुंह से बोल रहे हैं सूर्याणी सूर्याणी और मेंटली कहीं और चल रहे हैं। तो आप 7 टाइम्स करें, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा रिजल्ट देगा आपको, कोई दिक्कत रात रात को नहीं करना चाहिए ना सर, ये सूर्य का मंत्र बोले तो? नहीं। नहीं, वो तो आप भी हाँ। समझते हैं कि वो नहीं करना। हाँ, अगर आप मून का मंत्र दिन में बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। सही बात है। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि आप जरा अमृत वेला का टाइम और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम वापस एक बार बता दीजिए ना। ब्रह्म मुहूर्त का कौन सा रहता है और अमृत वेला का कौन सा रहता सवा दो से 4 बजे तक अमृत वेला, है? और 4 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त। ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। इसी प्रार्थना के साथ कल एक बार फिर मुलाकात होगी, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। सर आप एक तिथि जी, के बारे में कंक्लूड करने वाले थे, आप वो आंसर रह गया। कौन सा सर? सर आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बताने वाले थे उस टाइम पे, उसके बाद वो मतलब आई थिंक सो क्वेश्चंस टेक अप कर नहीं, लिए वो थे। आपने सारा बता दिया ना, तो वो सारा कवर हो गया, वही सब चीजें हैं सर, ओके, अलग नहीं होगा। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।